Hi guys, welcome once again in City Public School. I am Vivek sir. We are discussing the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. Guys, today we will discuss the effect of war. हमने देखा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जब जर्मनी जो कि एक्सिस पावर की तरफ से थी वो एलाइड पावर के खिलाफ पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें हार हो गई थी जर्मनी की और उसमें एक वाइमर रिपब्लिक भी बन चुका था। तो वहाँ पे अब हम देखेंगे कि वॉर जब हुआ, जब जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उस वॉर का इफेक्ट जर्मनी के पोजीशन पे क्या पड़ा या पूरे यूरोप पे क्या पड़ा या पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस वॉर का, इस स्टोरी से हम समझेंगे। द वॉर हैड अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। हम बात करें तो जर्मनी के ऊपर या हम बात करें तो पूरे के पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट के ऊपर, पूरे यूरोप के ऊपर साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था इस वॉर का। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू अ डेब्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप, जो कि कभी क्रेडिटर्स का कॉन्टिनेंट हुआ करता था, आफ्टर वॉर यूरोप टर्न्ड इनटू अ डेब्टर कॉन्टिनेंट। इट मीन्स कि वही कॉन्टिनेंट यूरोप है जो पहले लोगों को क्रेडिट करता था, मीन्स कर्ज देता था, लोन देता था। वॉर की वजह से यूरोप जो है डेब्टर में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरे देशों से यूरोप को कर्ज लेना पड़ने लगा। तो इसका मतलब कि यूरोप जो कि कर्ज देने वाला था वो कर्ज लेने वाला बन गया, मीन्स कि वो क्रेडिटर से डेब्टर में कन्वर्ट हो गया। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made a pay for the sins of the old empire। और सबसे बुरी बात तो ये हुई कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो वाइमर रिपब्लिक जो कि नया एक रिपब्लिक बना हुआ था, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ गया, ये भी कर्ज में डूबने लगा। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाई बींग फोर्स्ड एंड पे कंपेंसेशन। जो नई चीज़ें जर्मनी की हार हुई थी क्योंकि जर्मनी को ही पूरा वॉर का रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, तो ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नए बने हुए रिपब्लिक जिसका नाम था वाइमर रिपब्लिक पे आ गया और फाइनेंशियली ये वीक होती चली गई। दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स बिकम ईजी टारगेट ऑफ अटैक द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। जो लोग अभी सपोर्ट कर रहे थे वाइमर रिपब्लिक को, जिसमें थे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, ये सभी लोग ऐसे थे जो कि वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे कि वाइमर रिपब्लिक जो बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है, उसका सपोर्ट करते थे, जिसमें सोशलिस्ट आते थे, कैथोलिक्स आते थे, डेमोक्रेट्स आते थे। इन लोगों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोगों ने। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? कंजर्वेटिव थिंकिंग के ऐसे लोग होते हैं, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट ऐसे लोग कहलाते हैं जो कि नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पुराने चेंजेस पे बने रहते हैं। तो वो नया चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो नया बदलाव समाज में नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव बोला जाता है। तो ये सारे लोग, चाहे सारे सोशलिस्ट, सारे कैथोलिक, डेमोक्रेट्स और एज वेल एज वाइमर रिपब्लिक के सारे लोग आने लगे कंजर्वेटिव के दायरे में। कंजर्वेटिव की थिंकिंग के लोग इनके ऊपर अपनी चीज़ों को का अटैक करने लगे, बताने लगे कि आप गलत हैं, आपकी वजह सारी चीज़ें हुई हैं। इनके ऊपर वर्डिंग अटैक किया जाने लगा। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और वाइमर रिपब्लिक के लोगों को बताया गया नवंबर क्रिमिनल्स। वाइमर रिपब्लिक मतलब क्या? सोशलिस्ट को, कैथोलिक को, डेमोक्रेट्स को, इन सभी लोगों को कहा जाने लगा नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर के क्रिमिनल का नाम दे करके इन्हें बदनाम किया जाने लगा, मतलब इन्हें जो है इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाने लगा। किसने किया? कंजर्वेटिव्स ने। क्लियर है? दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वेल एज वी विल सून सी। और इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा डेवलपमेंट पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे जर्मनी के, जिसको हम आगे देखेंगे। 1930 के जो डिकेड था उसमें इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था जर्मनी के सारे लोगों पे एज वेल एज वाइमर रिपब्लिक पे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी पे एक बहुत गहरा प्रभाव डाला था। सोल्जर्स केम टू प्लेस्ड अबव सिविलियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर्स को सिविलियन के ऊपर प्लेस दिया जाने लगा, मतलब बताया जाने लगा कि सोल्जर्स आर सुपेरियर देन सिविलियंस, मतलब कि सिविलियन की उतनी वैल्यू नहीं रह गई थी जितनी कि सोल्जर्स की हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस टू द नीड ऑफ द फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। जो पॉलिटिशियन थे और पब्लिसिस्ट थे, जो वहाँ के पॉलिटिशियन लोग थे, ये लोग कहने लगे कि जो मेन होते हैं, मेन, उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब डोले शोले होने चाहिए उसके, एंड मैस्कुलिन होना चाहिए, अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, खतरनाक होना चाहिए, डेंजरस होना चाहिए। किसको होना चाहिए ऐसा? मेन को। ऐसा कौन कहने लगे? पॉलिटिशियंस। जो लोग पॉलिटिशियन में पार्टिसिपेट थे, जो पॉलिटिशियन थे, वो लोग ऐसा कहने लगे। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, द ट्रूथ हाउएवर वाज द सोल्जर्स। और मीडिया ने भी इसको अजीब तरीके से ग्लोरीफाई किया, इनके लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बखान किया गया कि ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो सोल्जर्स हैं बहुत पावरफुल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बखान इनका किया जाने लगा सिविलियन के ऊपर। द ट्रूथ हाउएवर, जबकि सच कुछ और था। क्या था? द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिसरेबल लिव्स इन दीज ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विद द रैट्स फीडिंग ऑन द कॉप्सेस। जबकि सच कुछ और था। मीडिया ने ग्लोरीफाई किया ट्रेंच लाइफ को। ट्रेंच मतलब समझते हैं आप? ट्रेंच एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे सैनिक जो है, जैसे गड्ढा मतलब कि जो गड्ढा टाइप का होता है, उसको उसकी खुदाई करके उसके नीचे छुप करके जो बंकर होता है, बंकर में रहते हैं। तो वो मीडिया ने इसको ग्लोरीफाई किया कि ऐसे लाइफ वो जीते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। लेकिन हकीकत ये था कि वो जो बंकर्स थे, वो जो ट्रेंचेस थे, उसमें क्या था? उसमें रैट्स रहते थे, और ऐसे रैट्स जो कि मर जाने पे, जो लोग कॉप्स मतलब मृतक लोग जो मर जाते हैं, उन्हें कॉप्सेस बोला जाता है, लाशों को कॉप्सेस बोला जाता है। तो लाशों को खाने वाले जो रैट्स थे वो वहाँ पे रहा करते थे, और ये सोल्जर्स को भी खाना शुरू कर दिए। सोल्जर्स को बहुत परेशान किया करते थे, मतलब सोल्जर्स बहुत परेशान रहते थे इन रैट्स की वजह से। जबकि मीडिया कह रही थी कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं, वो बहुत खुशहाल हैं, जबकि हकीकत इसकी अपोजिट था। दे फेस्ड पॉइजन्स गैस एंड एनेमी सेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक रिड्यूस्ड रैपिडली। उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने पॉइजनस गैस को भी फेस किया। इस ट्रेंचेस में जो है पॉइजनस गैस भी हुआ करती थी, क्योंकि काफ़ी नीचे रहते थे वो लोग, पॉइजनस गैस भी हुआ करती थी, और एनेमी का भी बहुत ज़्यादा डर रहता था। तो ये डर भी उनको सताता रहता था। एग्रेसिव और propaganda and national honor occupied entire state in the public sphere, while population support grew for conservative dictatorships that had recently come into being. Democracy was needed to a young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar Europe. यहाँ पे जो एग्रेसिव प्रोपेगेंडा अपनाया गया था नेशनलिस्ट का, जो वहाँ के पॉलिटिशियन थे जो कह रहे थे कि एग्रेसिव होना चाहिए, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल फेल होता हुआ नज़र आ रहा था। और डेमोक्रेसी एक फ्रेगाइल आइडिया बन के रह चुका था, एक बहुत कमज़ोर आइडिया बन के रह चुका था, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और इस जो बहुत बड़ा वॉर चल रहा है, ऐसे वॉर को ख़त्म कर सके। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द यूरोप। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।